नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि अडानी मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसकी जांच बेहतर रहेगी बजाय कि संसद की जेपीसी बनाने के। शरद पवार से जब वापस ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कल अपने दिए गए बयान पर कायम है। वो अब भी मानते हैं कि जेपीसी की मांग नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दल अदानी उद्योग समूह मामले में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी नेता और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को बेहतर बताया है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस वजह से कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। एक दिन पहले ही शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जेपीसी की मांग को व्यर्थ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को ही सही बताया था। पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अदानी को टारगेट किए जाने का दावा किया। ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ टारगेट किया गया ऐसे लगता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ग्रुप इस देश का, इसको हमला किया गया ऐसे लगता है। शरद पवार के इस बयान के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एनडीए के 2 और प्रमुख घटक दल शिवसेना और कांग्रेस इसे शरद पवार का व्यक्तिगत मत कहकर टकराव से बचते नजर आ रहे हैं। शरद पवार जी का वो व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जेपीसी उसमें होना ही चाहिए और बगैर जेपीसी से इसका वास्तविकता आगे आ नहीं सकती है। सभी दल के वहाँ पर सांसद होते हैं, उनकी संख्या सत्ता पक्ष की ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जब जनता के सामने आएंगी तो आने दो ना। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, ना महाराष्ट्र में आएगी, ना राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। शरद पवार के इस बयान का विपक्षी एकता पर भले कोई असर न हो, लेकिन इससे कारोबारी घरानों को सियासी लड़ाई में घसीटने की कांग्रेस की कोशिश को बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि पवार ने साफ कहा है कि सरकार को घेरने के लिए पहले हम टाटा बिरला को निशाना बनाते थे, लेकिन जब हमने उनके योगदान को देखा तो हैरान रह गए थे कि क्यों हम टाटा बिरला कर रहे थे। आज उनका नाम आगे नहीं है, अब अदानी अंबानी आ गए हैं। इसे सरकार पर हमला करना हो तो अदानी अंबानी का नाम लिया जाता है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इफ्तार पार्टी दी, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव,
विधायक, सांसद सब मौजूद थे। वहां पर नीतीश कुमार से पूछा गया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एनडीटीवी को जो बयान दिया है अडानी को लेकर के, उस पर उनका क्या रुख है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कहता है वो उसका अपना विचार है, लेकिन जो बयान दिया है शरद पवार ने उन्हें भी न्यूज़ से पता चला। शरद पवार ने बोला जेपीसी की जरूरत नहीं है अडानी इशू में, अडानी मामले पे अभी तो वही ना बताएंगे, जैसे आप कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं उनका। वो बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी का अर्थव्यवस्था में बहुत वो कह रहे हैं लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी हम अभी देखे सूरज भाई आ रहा है, उसमें देखे तो कौन क्या बोलते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी मिलने के बाद अपने सांसद और विधायकों के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति करने वाले एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से पहले पूरे अयोध्या में शिवसेना के झंडे और मुख्यमंत्री के बैनर लगाए गए हैं। शिवसेना नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का सच्चा अनुयायी बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए पूरे विधायकों और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करेंगे। जो हमारे मुख्य विचारधारा है हिंदुत्व की, हमारी पार्टी हिंदुत्व का विचारधारा छोड़ के कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा रही थी, लेकिन हमारे शिंदे साहब ने उठाव किया और वापस जो हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी है वो रास्ते पे, हिंदुत्व के रास्ते पे वो लेके आए। और मुख्यमंत्री होने के बाद रामलल्ला का ये पहला दर्शन है जो असली हक से जो आज हमें मिला है कि पार्टी हमारी जो फिसल गई थी हिंदुत्व की विचारधारा से, तो वापस हमारी पार्टी वापस वो मोड़ पे आई है, इसीलिए हम दर्शन करने आए। रविवार को सरयू तट पर मुख्यमंत्री की ओर से आरती की जाएगी और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। अयोध्या के महंतों से धनुष्य बाण लेकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का दौरा भी करेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में महानगर पालिका के चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले इसे एकनाथ शिंदे की हिंदुत्व की राजनीति की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना करके ये तीसरा दौरा है। इससे पहले भी 2 दौरे जो हुए उसमें मैं शामिल था, तब सीएम अलग थे, लेकिन जो अभी निवडणूक आयोग का निर्णय होने के बाद शिवसेना जिनके नेतृत्व में काम कर रही है वो एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो 2 बार नहीं हुआ वो तीसरी बार होने जा रहा है। यहाँ के लोग जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी के 100 दिन पूरे होने पर उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया था और पिछले साल मई में आदित्य ठाकरे भी अयोध्या आए थे। एकनाथ शिंदे के इस अयोध्या दौरे पर ठाकरे गुट के नेताओं ने कटाक्ष किया। जाने दो, राम सबका है, लेकिन राम सत्यवचनी है, राम सत्य का प्रतीक है। अगर वहाँ कोई बेईमान जाता है तो उनको राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। राम के चरणों में तो सब जाते हैं और मुख्यमंत्री को अयोध्या का रास्ता तो हमने ही दिखाया है। शिवसेना के इतिहास में बाला साहेब ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे और अब एकनाथ शिंदे तक हर किसी के राजनीतिक करियर में अयोध्या की अहम भूमिका रही है। पिछली बार जब एकनाथ शिंदे अयोध्या आए थे तब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। बाद में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, बगावत की और बाद में वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। और अब उनके नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व का पालन करने वाले असली नेता बताने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर थे। उन्होंने आज दक्षिण भारत को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच और चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चेन्नई एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। वहीं तेलंगाना में
पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार से विकास कार्यों को पूरा करने में मदद नहीं मिल रही है। उनसे गुजारिश की कि जनता से जुड़ी परियोजनाओं में बाधा न डालें। साथ ही उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति की वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तेलंगाना में नई परियोजनाओं की झंडी सी लग गई है। 13 नई मल्टी मॉडल सेवाएं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, बीबी नगर में नया एम्स, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। भारत माता की। प्रधानमंत्री ने राज्य में 11,300 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करते हुए बिना नाम लिए हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार पर हमला किया। हालांकि केसीआर को समारोह में बुलाया गया था, पर वो नहीं आए। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना का तेज विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका का भी जिक्र किया जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। केसीआर सरकार ने भी पोस्टर लगाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि बीजेपी में भी परिवारवाद का बोलबाला है और उस पार्टी में शामिल होते ही नेता पिछले सारे आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने चेन्नई हवाई अड्डे के अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया और चेन्नई से कोयम्बतूर की वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण दोपहर में प्रधानमंत्री रामकृष्ण मठ के 125 वर्षीय उत्सव में शामिल हुए और उसके बाद एल्स्टॉम क्रिकेट स्टेडियम में 6,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में रैली करनी थी। ये रैली 9 तारीख को होनी थी और अब ये टल गई है। अब ये रैली 16 तारीख को होगी। आपको बताएं कि कोलार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम संबंधित टिप्पणी वहीं कोलार में की थी, जिसको लेकर उन्हें सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी सदस्यता भी चली गई। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां पर सरकारी दफ्तर खुलने का समय बदल दिया गया है। अब सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे और ये नया जो समय है वो 2 मई से बदल जाएगा। 2 मई से ये सरकारी दफ्तरों का नया समय होगा। 2 मई से 15 जुलाई तक ये आदेश लागू रहेगा और जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्होंने कहा है कि बिजली की डिमांड में कमी आएगी। बिजली की मांग 350 मेगावाट की कमी आने की भी संभावना है। सरकारी दफ्तर जो हैं, जितने भी पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तर हैं पंजाब में, 2 मई से उनका टाइम टेबल बदल रहे हैं। 2 मई से पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, दोपहर के 2 बजे तक। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ।
यहाँ पर ग्रामीणों ने एक भाई बहन को पेड़ पर बांध करके पीटा। भाई बहन चिल्लाते रहे कि वो आपस में भाई बहन है, लेकिन ग्रामीणों ने कुछ और ही समझा। इसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और उनको बचाया। इस पूरे मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में एक वकील की सनसनीखेज हत्या करने के बाद आरोपी 7 दिन तक लगातार अपनी गाड़ी में सफर करता रहा। 1000 किलोमीटर से भी लंबा रास्ता उसने तय किया। वो हर रोज नए शहर में रुकता, वहीं खाना खाता, फिर अपनी लोकेशन बदल लेता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और ये मामला 36 साल पुरानी रंजिश का है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है दिल्ली के सन्नौड गांव का रहने वाला प्रदीप। हत्या के आरोपी प्रदीप ने पुलिस से बचने के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का वक्त अपनी इसी कार में बिताया। इस दौरान उसने इसी कार से हरियाणा, दिल्ली और यूपी में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। वो रोज नई जगह इसी गाड़ी में सोता और इसी में खाना खाता। उसने एक भी दिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आखिरकार उसे सोनीपत के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिए और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया और फाइनली इसको कल पकड़ पाए। प्रदीप पहलवान, जो इसको पहले पहलवानी का शौक था इसलिए प्रदीप पहलवान इसको बोलते हैं। इसका इतिहास भी उस तरह का है। इसके ऊपर ऑलरेडी 12 केस हैं। प्रदीप और उसके साथी नरेश ने 1 अप्रैल को इसी कार में सवार एक वकील वीरेंद्र नरवाल की द्वारका इलाके में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बाइक पर सवार दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वीरेंद्र के परिवार से हैं और दिल्ली के सन्नौड गांव के रहने वाले हैं। वीरेंद्र और प्रदीप की 36 साल पुरानी दुश्मनी है। 1987 में वकील वीरेंद्र के दादा ने आरोपी प्रदीप के चाचा की हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रदीप की जमीन के मुआवजे का जो पैसा आया उसमें वीरेंद्र ने कानूनी अड़चन डाल दी, जिससे पेशे से पहलवान प्रदीप की माली हालत खराब होती चली गई। इसके बाद 2017 में प्रदीप ने वीरेंद्र पर हमला किया। इस हमले में वीरेंद्र तो बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर घायल हो गया। इस हमले के बाद वीरेंद्र को पुलिस सुरक्षा मिली, जो कोरोना के समय वापस ले ली गई। इस मामले में प्रदीप तो गिरफ्तार हो गया है, अब उसके साथी की तलाश जारी है। नरेश है इसके रिश्ते में ही लगता है जिसका नाम आ रहा है। उसके पीछे भी हमारी टीम्स लगी हुई है। इसका अभी तक जो पूछताछ में इसने बताया है वो ये है कि घटना के बाद करीब 1-1.5 दिन ये लोग साथ में रहे। उसके बाद इसने एक पर्टिकुलर बस स्टॉप पे उसको ड्रॉप कर दिया और उसके बाद से जैसा कि बताया भी कि किसी भी तरह के गैजेट को ये लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उस पर भी अलग से टीम काम कर रही है उसको ट्रेस करने के लिए। फिलहाल तो हम सिर्फ प्रदीप को पकड़ पाए हैं, उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। वीरेंद्र की हत्या के विरोध में वकीलों ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 1 दिन की हड़ताल भी की थी। प्रदीप ने न सिर्फ सनसनीखेज तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, बल्कि वो इतना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए हर पैंतरे अपना रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।